Hello student, welcome to SGY online chemistry classes for class 12. I have one information for you. मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. आपका केमिस्ट्री का सिलेबस 30% और सारे ही सिलेबस 30% रिड्यूस्ड हो गया है. सो जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे, जो लिख भी चुके हैं, मेट्रोलॉजी, दैट इज द तत्वों का निष्कर्षण, वो पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट हो चुका है. सो इट इज इम्पोर्टेंट एज अ कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी तरीके से निकल चुका है. सो यूनिट टेस्ट में भी नहीं आएगा. और यूनिट टेस्ट में जो सेकंड चैप्टर हम लोग का था, दैट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट, उसको मैं आपसे आपका स्टार्ट कर रही हूँ. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पी ब्लॉक तत्व क्या है? वे तत्व जो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 तथा 0 ग्रुप 18 ग्रुप में हैं, उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर करता है. ये हो गई डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या है? पी ब्लॉक तत्व क्या है? पी ब्लॉक तत्व ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 के तत्वों को पी ब्लॉक तत्व कहते हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है. ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15 को हम और कैसे बोल सकते हैं डेफिनेशन? पी ब्लॉक जो तत्व होते हैं वो कहाँ के होते हैं? ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8th A group is also known as 0 group because their valency is 0, so it is known as 0 group. तो इतने तत्वों को हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं. क्लास फर्स्ट ईयर में आप ये ग्रुप 13 ऑल्सो नोन एज 3rd A एंड ग्रुप 14 ऑल्सो नोन एज 4th A पढ़ चुके हैं. जो क्लास 12 है, इसमें हम लोग ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18 को इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. सो जो आज का लेक्चर है इस ओनली बेसिस इस पे है, इंट्रोडक्शन पे है. आपको मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्शन दूंगी. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो व्हाट इज पी ब्लॉक एलिमेंट? इसमें डेफिनेशन तो पूरी बोलनी पड़ेगी. The elements of group 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A and 8th A is known as P block element in which last electron enters in P subshell. Last electron कहाँ enter करता है? P block. And their general electronic configuration, इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? Ns2 Np1 to 6. पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स तीनों ही रहते हैं. जो यहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं. जैसे आप सल्फर इज अ नॉन मेटल, सल्फर का ऑक्साइड दैट इज H2SO4, इट इज एसिडिक इन नेचर. H2SO4 का नेचर कैसा है? एसिडिक इन नेचर है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, व्हाट अबाउट, आपको ये पी ब्लॉक धीरे धीरे लर्न होना चाहिए. जैसे ग्रुप 13 कंटेन बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. ग्रुप 14 कंटेन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. ग्रुप 15 कंटेन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. Group which one? 16 contain oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Group 17 contain fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene. And inert gases, group 18, also known as inert gases group, is contain helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. One thing is remember student, helium have electronic configuration. Helium का electronic configuration क्या होता है? 1s2. Last electron enters in some is S subshell. But अभी जो definition बोली हम लोगों ने, last electron enters in P subshell of P block element. जो P block element होगा वो उसका last electron P subshell में जाएगा. So helium is the element of S block, but we kept it with the P group because it is like inert, like neon, argon, krypton, radon. इसके जो सारा गुण है वो सब किससे मैच हो रहा है? अक्रिय गैसेस जो और है उनसे मैच हो रहा है. ये वैसे ही इनर्ट है जैसे कि नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, radon है. सो हमने इसको इस ग्रुप के साथ कंटेन किया हुआ है, बट इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में एंटर होता ही नहीं है. पी सबशेल 1s and it contain only 2 electrons. Okay, so ये तो डेफिनेशन की बात होगी और सारे आपको एलिमेंट्स होने चाहिए. नेक्स्ट जो फर्स्ट मेंबर होता है, इट्स क्वाइट डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द अदर्स. थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इसके रीजंस होते हैं वो हम लोग ग्रुप
करेंगे। और जो फर्स्ट मेंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है अपने ग्रुप को। जैसे मैं अगर ग्रुप 13 की बात करूं तो बोरॉन फैमिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोरॉन फैमिली। आप लोगों ने भी बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली इट्स ऑलरेडी रीडिंग क्लास फर्स्ट ईयर। ये कार्बन फैमिली होगी। नाइट्रोजन फैमिली से हम लोग को स्टार्ट करना है कि नाइट्रोजन फैमिली, देन द ऑक्सीजन फैमिली एंड ग्रुप 17 इज कलेक्टिवली नोन एज, इसको हम इकट्ठे सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे? हैलोजन परिवार के तत्व। और ये क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक, व्हाट अबाउट, ये तो ग्रुप्स की बात हो गई। कैसे हो गए? ग्रुप्स की बात हो गई और इनका एक एक ग्रुप हम लोग पर्टिकुलर पढ़ेंगे। पीरियड्स क्या है? पीरियड नंबर 2 to 6 में ये पी ब्लॉक बैठा है। देखिए 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th में क्या बैठा है? पी ब्लॉक बैठा है। यहाँ तक की स्टडी हम लोग पी ब्लॉक के लिए करते हैं। ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनका? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 MP1 to 6 होता है। किसी का भी उठा के देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं आ गई बोरॉन पे। बोरॉन हैव 5 एंड इट इज 1s2 2s2 2p1। so N represent the valence shell and it is the same NS2 NP1। ओके, और 6 नंबर तक ये पूरा 1 to 6 चला जाएगा। ओके, आपको मैजिक नंबर्स के बारे में पता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस तरीके से कैसे पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे? तो मैजिक नंबर्स होते हैं 18, 8, 18, 18, 32। कैसे यूज करते हैं इसका? सो जैसे मैं ये बोरॉन फैमिली को किसी को भी एग्जांपल कर सकते हैं। मैंने बोरॉन फैमिली ली। बोरॉन फैमिली का ग्रुप नंबर क्या होता है? 13। 13 नहीं याद करेंगे, 3rd A भी याद कर लेते हैं। 3rd A में 2 प्लस कीजिए, 3 + 2 = 5। तो फर्स्ट मेंबर का कैसे याद करेंगे? 5 हो गया। कार्बन का देख लीजिए 4th A, 4 + 2 6। ओके, नाइट्रोजन का 5 हो गया। ग्रुप नंबर क्या है? 5th A, then 5 + 2 then 7। और इस तरीके से 7, 8, 9, 10 इसका हो गया 2। स्टूडेंट, बट आपको ये जो स्टडी करनी होगी वो पर्टिकुलर ग्रुप, देन आपका पूरा चार्ट नहीं प्रेजेंट होगा। तो आपको ये टॉपिक नंबर लर्न होनी चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट के तो लर्न होने ही चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इसमें 18 प्लस करेंगे। इसमें हमने क्या किया? 5 + 18 को, और सॉरी सबसे पहले हम 8 प्लस करेंगे। मैजिक नंबर इज 8, 18, 18, 32। व्हेन वी ऐड 8 + 5 देन इट्स गिव 30। अब हम 13 में 18 प्लस करेंगे, 8, 9, 11 एंड इट गिव्स 31। अगेन 18 को ऐड करेंगे, 8, 1, 9 एंड 3, 4, 49। अब इसमें हम 32 प्लस करेंगे, 9, 10, 11 कैरी 1, 18। सो हम इस तरीके से क्या निकाल लेंगे? एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल लेंगे? हमने इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन का कर लिया। बोरॉन का हमारा निकल क्या है? 2s2 2p1। ये वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करता है 2s2 2p1। सो हम यहाँ लिखेंगे 2s2 2p1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2s2 2p1। सो एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? एक ये इसको हम एक कर देंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे 3s2 3p1। गैलियम का क्या हो जाएगा? 4s2 4p1। इंडियम का क्या हो जाएगा? 5s2 5p1। इसका थैलियम का क्या हो जाएगा? 6s2 6p1। इस तरीके से हम किसी भी ग्रुप का वैलेंस शेल, इट इज नोन एज वैलेंस शेल, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। तो दैट वैलेंस शेल हम किसी का भी किस तरीके से निकाल सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे कार्बन की बात करें, कार्बन है एटॉमिक नंबर 6 में हम 8 ऐड करेंगे 14 में 18 ऐड करो दैट इज 32 में 18 ऐड करेंगे, 32 में 18 ऐड कीजिए 50 एंड 50 में 32 ऐड करेंगे देन 82। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्रुप का एटॉमिक नंबर निकाल करके उसका वैलेंस शेल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स बोलते हैं। हम लोगों को नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट करना है। सो नाइट्रोजन फैमिली का फर्स्ट मेंबर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 7 में 8 प्लस करेंगे देन 15 में 18 प्लस करो दैट इज 33 में 18 प्लस करेंगे दैट इज 51 एंड 51 में 32 ऐड करेंगे दैट इज 83। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी बच्चों। पी ब्लॉक क्या होता है ये बात होगी। पी ब्लॉक क्या होगा? पी ब्लॉक पूरा पी ब्लॉक हो गया जिसमें कि हम लोग 2 फैमिलीज आप फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हो। नाइट्रोजन से हमको स्टार्ट करना
करना है। किस तरीके से मैजिक नंबर का यूज करके हमने किसी ग्रुप का क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। ओके, ठीक है, पॉइंट्स देख लिए हम लोगों ने कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेटल नॉन मेटल, मेटल वाइट ही होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होता है, लास्ट तक पूरा चला जाएगा। अब पर्टिकुलर आपसे पूछा जाए ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे NS2NP1। अब पूछा जाए ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप बोलेंगे NS2NP2। इसका क्या बन जाएगा, NS2NP2। इसका क्या बनेगा, NS2NP3। इसका क्या बनेगा, NS2NP4। इसका क्या बनेगा, NS2NP5। इसका क्या बनेगा, NS2NP6। 6 7 8, तभी तो ये नॉट होते हैं क्योंकि लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 to 8। तो इनको जब 8 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में है, बॉन्डिंग की कोई इनको नीड नहीं है, ये स्टेबल है खुद में, तो इसलिए किसी से बॉन्डिंग नहीं करते हैं, सो इट इज आल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस, जीरो वैलेंसी। ओके, सो इस तरीके से मैंने आपसे पूछ लिया, अब सल्फर का मुझे वैलेंस शेल बताइए। तो सल्फर का वैलेंस शेल आप कैसे बताएंगे, जनरल क्या है, NH2NP4। इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2H22P4। तो सल्फर का वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, 3H23P4। आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरीके से हम एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे किसी भी ग्रुप का और कैसे हम उसका बैलेंस शेल फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात करते हैं बच्चों कि किसी भी ग्रुप की स्टडी हम कैसे करते हैं। तो ग्रुप की स्टडी करने से पहले हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कई सारी थिंग्स आती हैं, जैसे आयनिक एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, उसकी आयनन ऊर्जा क्या है, ओके, विद्युत ऋणात्मकता, उसका मेटालिक करेक्टर, इस तरीके से कई फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, जल से क्रिया, वायु से क्रिया, हैलोजन से क्रिया, वो किस तरीके के ऑक्साइड बनाता है, किस तरीके के हैलाइड्स बनाता है, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं केमिकल प्रॉपर्टी। और ग्रुप में स्टडी करेंगे, इन्हीं में से कोई मेंबर जो आपका कंपाउंड बना रहा होगा, तो कुछ कंपाउंड्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ ऑपरेशन का स्टडी करेंगे, जैसे कि आपने बोरॉन फैमिली में और कार्बन फैमिली में स्टडी किया होगा। सो आज का जो है ये पूरा इंट्रोडक्टरी लेसन है। सो मैं आपको बताती हूँ एटॉमिक रेडियस क्या होता है। और एटॉमिक रेडियस की ये जो भी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताई है, वो किस रिस्पेक्ट में आप बोलोगे, अप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट। अप टू डाउन में उसमें क्या वेरिएशन हो रहा है एंड लेफ्ट टू डाउन में उसमें क्या वेरिएशन हो रहा है। अगर हम अप टू डाउन की बात करें ग्रुप 13 में, आप ग्रुप 13 आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ग्रुप 13 में अप टू डाउन की बात करें तो as increases the number of shells, as increases the atomic number of element, increases their atomic radii, because that increases the distance between the nucleus and the outermost shell. As increases the distance between the nucleus and the outermost shell, increases the atomic radii of that element. So when we move up to down, जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स। वी सी दैट 2s2 2p1, 3s2 3p1, 1 cell increases when we move boron to aluminum, 2s2 2p1 2, 3s2 3p1, here 4s2 4p1, 1 shells is increases when we move up to down. So as increases the number of shells, increases the distance between the nucleus and the outermost cells, so as increases the atomic radii. जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो सेल्स बढ़ती हैं तो बीच की दूरी बढ़ती है न्यूक्लियस और बाहरी कक्षा से, तो इसकी एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ती है। ओके, एक बात ये हो गई। व्हाट अबाउट लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं जाने पे क्या होगा, आपको सबको पता होगा, दाएं से बाएं जब हम जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इज नॉट इंक्रीजेस। आप खुद देखो 2s2, इसका क्या था 2s2 2p1, इसका क्या बन जाएगा 2s2 2p2। cells are same in that period, पूरे के पूरे पीरियड में शेल में इंक्रीज नहीं होगा, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन दैट शेल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए शेल में, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पी में 4 हो गए, यहाँ पे पी में 3, यहाँ पे पी में 2, यहाँ पे 5 और लास्ट में 6। तो ये देखने को मिला कि शेल्स तो नहीं बढ़ रही है, इट मींस शेल्स नहीं बढ़ रही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल इंक्रीज हो रहा है। ओके तो क्या होगा इससे, अब ये डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, बट यहाँ जो रूम्स बने हुए हैं, शेल्स बनी हुई हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन पावरफुल हो रहे हैं, क्योंकि अब जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, बिकॉज हम सब जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोनाउंस्ड होगा, बड़ा हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो साइज श्रिंक हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन वी मूव अप टू डाउन एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, बट व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट as increases the effective nuclear charge, which is represented as Z effective, decreases the atomic radii। ये बात हो गई, पहला हम लोगों ने एटॉमिक रेडियाई डन कर लिया। नेक्स्ट क्या हो गया, आयनन ऊर्जा क्या होता है। आयनन ऊर्जा क्या होता है, the energy required to remove an electron from outermost shell is known as of an isolated gaseous atom is known as आयनन ऊर्जा। क्या होती है, किसी विलगित गैसीय निकाय के बाहरी कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है वह ऊर्जा उस तत्व की क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो आप लोग खुद सोचिए, एक यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन निकालना है हम लोगों को, और एक हमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। जो ये केस लिया है, the distance is shorter in between the nucleus and the outermost shell, so attraction कैसा होगा, greater होगा। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज्यादा लेनी है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा। तो जितना अट्रैक्शन कम होगा, हम इसको एनर्जी देंगे और इसको एनर्जी दे रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो यहाँ पे जो एनर्जी देंगे, मान लीजिए E2 एनर्जी दी और यहाँ पे E1 एनर्जी दी, तो ऑलवेज E1 इज ग्रेटर देन द E2, बिकॉज इस हमको इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि बीच का अट्रैक्शन क्या हो, ब्रेक हो सके और इलेक्ट्रॉन उस अट्रैक्शन को तोड़ करके एनर्जी पाके बाहर निकल सके। ओके, अब आप इसको अप्लाई कीजिए। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, साइज कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आयनन ऊर्जा कैसी होगी, गेट रिड्यूस्ड, आयनन ऊर्जा कम हो जाएगी। जब हम दाएं से बाएं जाएंगे, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, साइज कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे जैसे श्रिंक होगा साइज छोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी, वो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल में से बाहर। ये बेटा मैं जनरल बता रही हूँ, कहीं कहीं पे एक्सेप्शनल आपको मिलेगा, वो उस फैमिली पे भी बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं मेटालिक कैरेक्टर, धात्विक गुण। धात्विक गुण देखो किस पे निर्भर करता है, निर्भर करता है जो तत्व जो धातु, या हम वो धातुओं में बात करें या जनरल बात करें, जो एलिमेंट जितनी जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो उतना अच्छा मेटल कहलाता है। सोडियम, आपके कैल्शियम सोडियम हो गए, तो ऐसे रह ही नहीं सकते हैं नेचर में फ्री फॉर्म में ना, क्वाइट तुरंत आपका क्या करेंगे, रैपिडली अपना इलेक्ट्रॉन बाहर देते हैं और बॉन्डिंग परफॉर्म कर लेते हैं। तो दीज आर द गुड मेटल्स। तो यहाँ पे भी जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकाल देते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, देखो जो साइज बड़ा होगा उसमें इजी होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने। तो हम पी ब्लॉक में देखते हैं जो मेटल्स सिचुएटेड होते हैं वो नीचे होते हैं, बिकॉज साइज कैसा होता है, नीचे इंक्रीज होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर भी अप टू डाउन क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है। ओके, दीज आर द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसका उल्टा हो जाएगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ जाएगा, इस तरीके से जाने पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, अपने खुद के इलेक्ट्रॉनों को या कोवेलेंट इलेक्ट्रॉनों के को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो जैसे ही हम अप टू डाउन आते हैं, साइज इंक्रीज होता है, डिस्टेंस बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, साइज बड़ा होगा, तो वो अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। वेयर एज व्हेन वी मूव टॉप टू लेफ्ट टू राइट, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। एंड आपको सबको पता होना चाहिए, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन जो है वो आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल में। ओके, सो दीज आर द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब हम लोग नेक्स्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ इसकी टच करेंगे, नाइट्रोजन फैमिली, और ये भी पूरा स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो अभी लगभग डील कर दी, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, पर्टिकुलर इसमें बात करेंगे, एंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और इसको ही कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क क्या है? आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाइट्रोजन पूरे ही लर्न करने हैं, बट नाइट्रोजन फैमिली से इनर्ट गैसेस तक आपको सारे ग्रुप्स याद होने चाहिए कि किस ग्रुप में कौन सा मेंबर है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका एटॉमिक नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू। Good morning, student. Today we are going to start a new chapter of your syllabus, syntax. As you know that narration was completed when your offline classes were running, and after that transformation is completed. Your synthesis was also completed when your offline classes were running. So this is the last chapter of your grammar portion, applied grammar portion, and today we will start the topic syntax. Student, first of all you should know what is the meaning of syntax. Okay, syntax means study of structure and phrases and sentences. Okay, in common meaning you can say syntax means correction of sentence. Okay, this is the this chapter is the soul of grammar. Just like without soul your human body is nothing. In the same way, syntax is the very important chapter of the syllabus, because if you are not capable to find out what error are lying in your sentence, what is the correct part of your sentence, you can't study or you can't read and write proper. Okay, student, so this is the main chapter of your syllabus, syntax. स्टडी ऑफ सिंटैक्स मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेज एंड सेंटेंस। जो हमारे सेंटेंसेस हैं, फ्रेज है, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो जिसकी हम फॉर्मिंग बिल्डिंग करते हैं, सेंटेंस लिखते हैं या फ्रेज, उनमें क्या करेक्शन होना चाहिए, उसका जो अध्ययन है ना, अ सेट ऑफ रूल्स। What is syntax? A set of rules that teaches about the structure of phrase and sentence. ठीक है, इतना जो डीप मीनिंग है वो आपका सिंटैक्स है। कॉमन माइंड में फिट रखने के लिए आप कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं कि सिंटैक्स मीन्स स्टडी ऑफ करेक्शन ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो in this topic that one is very detailed, very lengthy topic, and in the syntax there comes all the parts of speech with articles. Okay, so today we will start our first unit of syntax, that one is noun. Okay, and all the parts of speech means 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection, and articles. They are included under the topic syntax. This one is the first unit of your topic syntax. Noun, as you know, all of you are very well familiar with the definition of noun. Now, what is noun? Noun क्या है? Name of person, place or thing. In summarized way, you can say that every name on this earth is noun. धरती पे कुछ भी चीज़, जो भी चीज़ है, चाहे वो क्रिएचर्स हों, चाहे मतलब प्रकृति की चीज़ें हों, जिसको हम नेम दे देते हैं, नाम रखते हैं, और हर दुनिया की हर चीज़ को हम किसी न किसी नेम से आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये नेम जो है वो आपका नाउन है। ठीक है, एंड एज फार एज काइंड्स ऑफ नाउन इज कंसर्न, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, your noun is classified in 2 groups. Which one? Countable noun and uncountable noun. Okay, countable noun and uncountable noun.
proper noun and common noun and collective noun, all these comes under the category of countable noun. And as far as uncountable noun is concerned, here your material noun and abstract noun. Material noun and abstract noun comes under the category of uncountable noun. So, as you know, the definition of noun, that the name of particular person, place or thing, ये जितने भी नेम हैं आपके नाउन होते हैं. काउंटेबल नाउन में आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना. द वर्ड दैट डिनोट्स पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, वो नाम जो पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन के लिए यूज किए जा रहे हैं, जो दूसरे पर्सन या दूसरे प्लेस या दूसरे थिंग के लिए ना यूज़ किए जाएं, वो नाउन जो है आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं. जैसे नेम होते हैं सभी के, है ना. रोहित है, आगरा है, सिटी का नेम है, ठीक. इस तरह के जो पर्टिकुलर नेम होते हैं वो प्रॉपर नाउन में आते हैं. एंड कॉमन नाउन, एज फार एज कॉमन नाउन इज कंसर्न, कॉमन नाउन डिनोट्स द नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड. मतलब उसी वर्ग के, उसी जाति के जितने भी लोगों का संबोधन हम कर सकते हैं, इनको नाम दे सकते हैं, वो सारे नेम आपके कॉमन नाउन में होते हैं. गर्ल, बॉय, टेबल, सिटी, विलेज, माउंटेन, रिवर, ऑल दीज नेम्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन. एज फार एज कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट संग्रह, कलेक्टिव नाउन ग्रुप नेम, ठीक. ग्रुप नेम जैसे आर्मी एंड क्लास, है ना, क्राउड, ट्रूप, मॉब, पब्लिक, ये जितने भी हैं आपके कलेक्टिव नाउन में आते हैं. क्योंकि जो सिंगल वर्ड है वो एक उसकी यूनिट का नहीं, बल्कि उस तरह के सारे चीज़ों के कलेक्शन का एक नाम होता है. दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कलेक्टिव नाउन. इनको हम काउंट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन. एंड मटीरियल नाउन, मटीरियल मतलब पदार्थ. Material noun means the noun that denotes, the word that denotes the things with which we made of anything. जी वो चीज़ें, मतलब वो नाम जिनसे हम दूसरे पदार्थ बना सकते हैं ना, उसके सहायता से दूसरी चीज़ें बनाते हैं. तो ऐसे वर्ड नेम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं. जैसे राइस है, पल्स है, यहाँ तक कि फिश, जैसे फिश है वो कॉमन नाउन भी है क्योंकि एक एनिमल का नेम है. लेकिन वो फिश अगर हम उसको डिश के लिए, मतलब व्यंजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर वो फिश चूँकि उससे कुछ नया बना है, ठीक. दैट्स व्हाई दैट फिश कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मटेरियल. यानी जिससे भी हम कुछ जो बनाते हैं, जिससे बनाते हैं वो मटेरियल नाउन है, और जो बनकर रेडी होता है वो कॉमन नाउन है, ठीक है. And abstract noun, the words that denote the name of quality, the name of condition, the name of category, that names come under the category of abstract noun, ठीक है. विचारधारा का नाम, सोच का नाम, परिस्थिति का नाम, उम्र का नाम, ठीक है. जैसे आपका वो पॉवर्टी, मतलब गरीबी एक स्थिति का नाम है, ठीक है. पॉवर्टी है, आपका हम्बलनेस है, और इस तरह के जितने भी नेम हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है. सो स्टूडेंट, दिस इज द थिंग दैट this is the way that we are going to define our noun and kinds of noun. Okay, these are kinds of noun. The basic thing that is related with the syntax, that one is not the definition and kinds of noun. This were described before you only for your revision part. जैसे आपको नाउन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि ये नाउन की डेफिनेशन है, ये काइंड्स है. बट जो आपका सिंटैक्स का पार्ट है वो नाउन के काइंड्स और उन चीज़ों से नहीं, बल्कि रूल्स से है. यानी हाउ वी आर गोइंग टू यूज करेक्ट नाउन. नाउन का जो हम करेक्ट यूज़ है ना, यूज़ और करेक्ट यूज़ ऑफ नाउन, उसके लिए जो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं वो आपके सिंटैक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक. यानी नाउन से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको हमें सिंटैक्स में पढ़ना है. हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ नाउन इन करेक्ट वे, ठीक है. इसके लिए आपके दो पार्ट हैं. फर्स्ट
First part of rules related with noun comes into the category of use of noun in singular way and plural. ठीक है, यानी कौन कौन से नाउन हैं जिनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, किनको हम प्लूरल में यूज़ करते हैं, कौन सिंगुलर और प्लूरल में एक कंडीशन में रहता है, उसमें हम ऐसे या यस नहीं जोड़ते उसको प्लूरल बनाने के लिए. तो रूल्स बेस्ड ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, दैट कम्स अंडर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रूल्स रिलेटेड विद द नाउन. एंड सेकेंड वन इज पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस, इससे जो रिलेटेड रूल्स हैं वो आपके सिंटैक्स ऑफ नाउन्स में आते हैं. सो स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस अबाउट रूल्स रिलेटेड टू द यूज ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन. हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में नाउन को कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ें आपको नोट्स के रूल्स जो हैं वो आपको नोट्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे आपके ग्रुप में, या आपको बाई पीडीएफ जो है आपको डिलीवर किए जाएंगे. तो यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है, डिस्कस करना है, ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन रिलेटेड विद द रूल्स ऑफ नाउन, दैट इज यूज ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल. तो देयर आर सम नाउन्स विच रिमेन सेम whether they are used in plural form or they are used in singular form. ऐसे नाउन्स जो हैं जो आपके सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल में बिल्कुल एक जैसे रहते हैं. वो हैं जैसे आपका शीप है, फिश है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसी ही रहती हैं. जो मतलब फर्स्ट रूल आपको माइंड में क्या रखना है कि कुछ नाउन होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल में एक जैसे, उसमें ऐसे यस लगा के हम उन्हें प्लूरल नहीं बनाते. जैसे शीप है, डियर है ना, स्वाइन है, ये चीज़ें हैं जिनमें वर्ब हमको बताएगी, यानी सेंटेंस में वर्ब हमको ये बताएगा कि वो पर्टिकुलर नाउन आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है. जैसे मेनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो मेनी शीप में शीप्स नहीं हुआ, मेनी वर्ड है, वो आपको इंडिकेशन दे रहा है, और आर आपको इंडिकेशन दे रहा है कि ये नाउन जो है वो यहाँ पे प्लूरल की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है. तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, देयर आर सम नाउन्स which remain same in singular and plural, and they are sheep, deer, swine, etc. Okay, and now second one, there are some nouns which are always used in plural form. ना कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे पीपल, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक, ठीक है. और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो पेयर में होते हैं, मतलब वो दो पार्ट मिलके बने होते हैं. ऐसे नाउन जो हैं वो भी आपके हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं. जैसे ट्राउज़र है, सीज़र है, मतलब हम इसका एक पार्ट यूज़ नहीं कर सकते. भाई कैंची है, सीज़र है, आप उसका एक फलक से काट नहीं सकते, उसके लिए आपको दोनों पार्ट जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे. स्पेक्टिकल्स है, ठीक, इसको आप वेयर करेंगे तो उसके दोनों पार्ट जो है वो एक साथ ही वेयर करेंगे. ट्राउज़र्स है, टॉन्ग्स है, यानी चिमटा, टॉन्ग्स है. तो इस तरह के जितने भी जो मतलब जिसके डबल पार्ट हैं बट वो जॉइंट होकर एक ही साथ यूज़ किया जा सकता है. तो ऐसे जो नाउन्स हैं, ट्राउज़र है, स्पेक्टिकल्स है, टॉन्ग्स है, ठीक, सीजर्स है, ये सारे आपके हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं. माने इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, इन्हें हम हमेशा प्लूरल में ही यूज़ कर सकते हैं, और इनकी वर्ब भी प्लूरल के, मतलब इनमें वर्ब भी जो है वो प्लूरल की ही यूज़ की जाती है, ठीक है. अब आपका थर्ड पार्ट है, यानी तीन चीज़ें हो गई. एक, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंगुलर और प्लूरल में नाउन्स एक जैसे रहते हैं. सेकंड, जहाँ पे सिंगुलर वर्ब जो नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं. इसका मतलब अब एक पार्ट और है जहाँ पर नाउन्स हमारे सिंगुलर में ही हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं. जैसे आपका सीनरी है, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ, पोएट्री, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, ऑफस्प्रिंग, ठीक है. ये नाउन हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ किए जाते हैं, इनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते, ठीक है.
अगर इन नीड पड़ती है, अगर इनको प्लूरल बनाने की नीड होती है तो पर्टिकुलर कुछ वर्ड होते हैं जिनकी हेल्प से हम इनका प्लूरल फॉर्म आइडेंटिफाई करते हैं, प्लूरल फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपका इंफॉर्मेशन है, ये वर्ड आपका इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। अगर हमें इन्हें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इनके साथ ऐड करेंगे पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक, मतलब कई सूचनाएं हैं तो देयर आर पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सिमिलर, बट इसका अगर हमें प्लूरल फॉर्म यूज़ करना है तो हमें पीस वर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी ये सिंगुलर फॉर्म है, नाउन है, जैसे सीनरी है ना, फर्नीचर है, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर होगा, है ना, अगर कई सारे फर्नीचर तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर होगा, तो हमें पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे जो लिस्ट में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो वो वर्ड यूज़ करके ही हम इनको प्लूरल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म, है ना। वो ये नाउन वो हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, है ना, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, है ना, दिखने में लगता है एस लगा है तो ये प्लूरल होगा, बट नो, नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। इसी तरह बीमारियों के नाम हैं, खेलों के नाम हैं, वो हमेशा दिखने में प्लूरल होते हैं तो भी, है ना, दो केवल आपके जो बीमारी के नेम है, नेम ऑफ डिजीज़ हैं, वो आपका है मम्स और मीजल्स, इनको छोड़ के बाकी जितने भी बीमारियों के नेम है, डिजीज़ नेम है, वो हमेशा आपके सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। खेलों के नाम भी, है ना, क्रिकेट है, ये सारे खेलों के नाम हैं, बिलियर्ड्स है, चेस है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। चूँकि ये नाम खेलों के नाम है, लेकिन हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी होंगी, ठीक। अब कुछ नाउन हैं जैसे जो हमें डिजिट बताते हैं, मतलब संख्या बताने वाले नाउन होते हैं, जैसे डजन्स, दर्जन, ना, डजन्स, 100, 1000, स्कोर, ठीक। ये वर्ड पर्टिकुलर जो है वो डिजिट बताने वाले नाउन हैं। अगर इन नाउन्स के पहले कोई भी पर्टिकुलर डिजिट नहीं आती, जैसे 2 दर्जन, 2 डजन, तो डजन्स नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी टू वर्ड इज गिवन बिफोर डजन। ये जो डजन है, 100 है, स्कोर है, ये नाउन है, और इनके पहले अगर हम संख्या रखते हैं 2, 3, 4, 5, है ना, 200, 500, 2000, तो इनमें हम एस नहीं लगाते। मैं 2000 है तो 2000 लिखेंगे, 2000s नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये स्कोर बताने वाले नाउन जितने भी हैं, इनके पहले अगर संख्या ऑलरेडी दी है तो वो इनको निश्चित कर देती है, डिफाइन, सर्टेन कर देती है, डेफिनेट कर देती है। इस वजह से इनके साथ हम प्लूरल फॉर्म नहीं यूज़ करते, मतलब 2 डजन से प्लूरल बनाया गया, बट डजन को एस या 1000 में एस या स्कोर में एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसी से रिलेटेड इसका सेकंड पार्ट है, जब संख्या नहीं दी होगी, मान लीजिए 2 डजन्स की जगह लिखा हो, 2 डजन लिखा, डजन हो पर 2 ना हो, मतलब संख्या ना दी गई हो। जैसे सैकड़ों यात्री या हजारों यात्री प्रतिवर्ष आगरा का ताजमहल देखने आते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स, है ना, थाउजेंड्स ऑफ जो आपके टूरिस्ट हैं, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट टू आगरा टू सी ताज को देखने आते हैं। तो हज़ारों आते हैं, उसके पहले कितने हज़ार आते हैं ये संख्या निश्चित नहीं की गई। तो जब 1000, स्कोर, 100 इनके पहले संख्या दी रहती है तो इनमें एस नहीं लगाते, वर्ब प्लूरल की लगती है। लेकिन अगर इसके पहले संख्या नहीं दी होती तो हम इसमें एस लगाते हैं ना, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट, हजारों जो है वो पर्यटक, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में एस लगाते हैं। उसके संग एक रूल और होता है, जब हम थाउजेंड्स में, मतलब 1000 में या स्कोर में इनमें एस लगाते हैं तो इनके साथ ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है ना। 1000 वाले में अगर आपका होता है तो ऑफ का भी प्रयोग, जैसे hundreds of rupees were spent, thousands of persons gathered, तो thousands, 100, dozen इनके साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जब इसके पहले संख्या नहीं दी होती हम एस लगाते हैं, तो इनके संग हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे डजन्स ऑफ सीट्स वर वैकेंट, सैकड़ों दर्जनों सीटें खाली थी, तो डजन्स ऑफ सीट्स वर वैकेंट,
So student, as far as ये जो रूल्स हैं आपके सारे के सारे अपने माइंड में अपने स्कोर करिए, ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें, कीप योर माइंड दैट ऑल द रूल्स रिलेटेड विद द नाउन आर गोइंग टू डिस्क्राइब in two ways, whether they are used in singular form and which nouns are used in plural form. ठीक है. अब कलेक्टिव नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है, एक वर्ड है, सिंगुलर है ना, ग्रुप है, क्राउड है, आर्मी है, ये सिंगुलर उसमें यूज़ करते हैं. लेकिन इनके साथ एक रूल आपको फॉलो होता है, जब कलेक्टिव नाउन एज अ होल दिखता है, मतलब एज अ यूनिट होता है, इनको हम इनके अंदर जो कलेक्शन है वो ईच यूनिट डिवाइड नहीं करते, तो ये सिंगुलर रहता है. ठीक है. अब जैसे मतलब आपका ग्रुप है, कमेटी है, ठीक, तो कई लोगों से मिलकर बनी है, तो अगर वो एज अ होल है, एक यूनिट के रूप में एक डिसीजन दे रही है, तो वो आपकी सिंगुलर है. लेकिन अगर कमेटी के अंदर के जितने मेंबर हैं सबकी अलग अलग हम चर्चा करते हैं, मतलब ईच यूनिट हम उनको डिवाइड कर देते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल में यूज होता है. जैसे जूरी वर्ड है ना, बेंच ऑफ जजेस, जूरी है ना, बेंच ऑफ मतलब जजेस की कमेटी होती है जिसको हम जूरी बोलते हैं. ठीक. अगर सारे जूरी डिसाइडेड इट्स डिसीजन इन द फेवर ऑफ द कन्विक्ट, उसने कन्विक्ट के फेवर में डिसीजन किया, मतलब जो डिसीजन था, मान लीजिए 5 मेंबर थे तो 5 मेंबर्स का एक डिसीजन था. ठीक. तो वो एज अ होल, एज अ यूनिट वो जो है वो सिंगुलर में आया. लेकिन अगर हम उस जूरी के जो 5 मेंबर हैं सबकी अलग अलग चर्चा करें, ईच यूनिट को अलग अलग चर्चा में रखें, तो वहाँ पे वर्ब, वो नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा, वर्ब भी प्लूरल की हो जाएगी. जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, द जूरी वर डिवाइडेड, क्योंकि अलग अलग हो गई, इनकी राय अलग थी, इनकी राय अलग थी, इनकी राय अलग थी. तो कलेक्टिव नाउन एज अ होल, एज अ वन यूनिट are used in singular form, and when they are divided in each unit they are always with plural noun, with the form of the plural verb. उसमें plural की verb भी लगती है और plural की तरह उसको यूज किया जाता है. ठीक है. Now next one, जितने भी आपके मटेरियल नाउन हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता. अगर हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है. जैसे मटेरियल नाउन की हम चर्चा करें तो मटेरियल नाउन में आयरन, लोहा, ठीक है, ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, है ना. आयरन इज वन ऑफ द बेस्ट मेटल, वन ऑफ द बेस्ट मेटल्स. ठीक है. तो यहाँ पे आयरन एक धातु, लोहा, उसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है. बट आयरन्स वर यूज्ड टू मेक कैप्टिव ऑफ द क्रिमिनल, है ना. जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, कैप्टिव होते हैं, उनको बांधने के लिए जंजीरों का इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ पे जो आयरन्स, यानी हमने आयरन को प्लूरल फॉर्म जो यूज़ किया, ठीक है, वो आपका लोहे की बजाय लोहे से बनी जंजीरों की मीनिंग में कन्वर्ट हो गया. तो जितने भी मटेरियल नाउन हैं सिंगुलर में रहते हैं, अगर हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो उनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है. जैसे टिन, जस्ता आप जानते हैं ना, टिन इज अ कॉमन मेटल, बहुत सामान्य धातु है, सस्ती धातु है टिन. लेकिन टिन्स वर केप्ट इन द अलमीरा. तो यहाँ पे जो टिन है, टिन्स है, वो टिन जस्ते वाला नहीं है, बल्कि जो टिन से बने हुए कनस्तर है उनकी चर्चा की जा रही है. तो इस तरह से मटेरियल नाउन अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो उनसे बनी हुई चीज़ों का इंडिकेशन होता है और वो प्लूरल में यूज होता है. बट एज इट रिमेन्स इन मटेरियल नाउन, दैट इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नाउन, हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में यूज होता है. सेम कंडीशन इज रिलेटेड विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो हमारी कंडीशन क्वालिटी के नेम को, जैसे मर्सी इज अ डिवाइन क्वालिटी. ठीक है. मर्सी एक नाम है भावना का, दया, वो हमेशा आपका सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, great part related with the nouns of syntax of noun is described today. It will be continued in our next video lecture. Till that you have to do exercise related with the syntax of noun.
on page 101, exercise 4A. There are 34 sentences and you have to do 1 to 20. Okay, 1 to 20 sentences are your homework and that should be done in your copy. In next video lecture, I'll tell you answer of exercise 4A. Till that, have a nice day. वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। बेटा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना में हमने स्टार्ट जब किया था तो हमने कुछ मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। बोहर का मॉडल इम्पोर्टेंट था, बताया था। हाँ, स्टार्टिंग की थी हम लोगों ने टॉमसन के परमाणु मॉडल से, फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और फिर बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का जब परमाणु मॉडल हमने पढ़ा था तो उसमें 3 अलग अलग बातें निकल कर आई थी जिनसे हम लोगों ने डेरिवेशन किए। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं अनुमत कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग NH/2π का मल्टीपल होगा, यानी H/2π का मल्टीपल होगा, यानी पूर्ण गुणक होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब जब अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे होंगे तो उस निश्चित कक्षा में उनकी त्रिज्या होगी, उनकी चाल होगी, उस कक्षा में एनर्जी होगी ना। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने फिर तीसरे पॉइंट पे इसमें पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऊर्जा अपने कक्षा में होते हैं और वहाँ पर उन्हें जब परमाणु को कुछ ऊर्जा दी जाती है तो वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ले लेता है और लेकर अपनी कक्षा को छोड़कर ऊपर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा था कि जब वो अपनी कक्षा छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में जाएगा तो वहाँ पर भी रुकेगा नहीं और थोड़ी देर के लिए रुककर एनर्जी लूज करता हुआ नीचे चला आता है, एनर्जी खर्च करते हुए नीचे चला आता है। ठीक है, तो जब एनर्जी खर्च करते हुए नीचे आ रहा होगा तो उस समय वो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। तो उत्सर्जन के समय उससे चमक उत्पन्न होगी, ब्राइटनेस कुछ उत्पन्न होगी। तो उस चमक की तरंगदैर्घ्य हमें ज्ञात करनी थी। तो तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का भी हमने पुनः सूत्र निकाल लिया था, λ = ब्रैकेट में 1/n1² - 1/n2²। n1 जो है वो पहली कक्षा की बात कर रहा होता है, n2 जो है वो दूसरी कक्षा की बात कर रहा होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अगली बात ये है कि अब हमें एक छोटा सा काम करना है, एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करना है, यानी विविध ऊर्जा स्तरों के बारे में बात करना है। ये अलग अलग ऊर्जा स्तर क्या होते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये जो ऊर्जा स्तर हमें प्रेजेंट किए जाएंगे, ये जो ऊर्जा स्तर हमको बताए जाएंगे वो चमक यानी स्पेक्ट्रम के होंगे। तो ये अलग अलग स्पेक्ट्रम हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में बात कर ले। स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पहले लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है, जैसे अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि हमने एक ट्यूब, एक नलिका ले ली और उस नलिका पे हमने क्या किया, गैस को भर दिया। ये हमारे पास प्रयोग में आपके केमिस्ट्री के प्रयोग में बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं। उन ट्यूब्स को हमने दोनों तरफ से बंद कर दिया और बंद करके हमने क्या किया, इसके अंदर कोई गैस भर दी। फिलहाल हम लोग यूज करते हैं अक्रिय गैसों का, भर दिया। ठीक है, अब जब इसमें हमने अक्रिय गैस भर दी है तो गैस भरने के बाद हमने इसको क्या किया, गर्म कर दिया। गर्म करने के कई तरीके हैं, आप इसके अंदर फिलामेंट डालकर गर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप बाहर से ऊष्मा देकर इसे गर्म कर सकते हैं। आपको कुल मिला के काम ये करना है कि इस गैस पर आपको एनर्जी पहुंचानी है। और जब आप इसको गर्म कर चुके होंगे तो गर्म करने के बाद क्या होगा कि इससे कुछ अलग अलग प्रकार की तरंगें निकलेंगी, यानी चमक उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो अलग अलग प्रकार की चमक उत्पन्न हो रही होंगी वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगे। यानी हमने पढ़ा है ना वेव, जब हमने पढ़ा था तो उसमें स्पेक्ट्रम जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। वेव VIBGYOR, अगर ये सारे लाइन से नजर आएंगे, अगर ये सारे कलर आपको लाइन से नजर आएंगे या सारे कलर नजर आएंगे तो ये आपका हो जाता है कॉन्टिन्यूस। क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बात हो कहीं पर नीला नजर नहीं आ रहा है, आसमानी हरा नजर नहीं आ रहा है, पीला और ऑरेंज नजर नहीं आ रहा है, रेड, तो ये जो आपके कलर होंगे ये आपके आएंगे लाइन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे, लाइन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आएंगे। तो आते हैं इस गैस के पास, हमने क्या किया, इस गैस को हीट दी, बाहर से एनर्जी दी, ऊष्मा दिया। इसके जो एटम्स थे उन्होंने ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया और एटम्स के इलेक्ट्रॉनों ने ऊष्मा को अवशोषित किया और अवशोषित कर उससे क्या होगी, इस तरह से तरंगें निकलना बाहर
तरंगों को हम जो देख रहे हैं, अगर मतलब होती तो बहुत सारी तरंगे हैं, फिलहाल अभी जो हमको दिखाई दे रही होंगी वो हमारी होंगी विजुअल यानी दृश्य तरंगे, जिन्हें हम देख सकते हैं। इनके अलावा बहुत तरंगे निकलती हैं, अवरक्त तरंगे होती हैं, परावैगनी तरंगे भी इसी तरह से बाहर आती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरंगे भी इससे बाहर आएंगी। फिलहाल अभी उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बात उनकी कर रहे हैं जो हमारे पास विजुअल है, जो दिख रही है। ठीक है, तो मान लिया ये जो हमने बताया था आई है, ये जो है वो बी है, ये जो है वाई है और ये क्या है आर है। इस तरह से इस गैस को आपको गर्म करने के बाद कुछ अलग अलग ये तरंगे प्राप्त होती हैं, अलग अलग ये रंग प्राप्त होता है। अब ये रंग अलग अलग क्यों है, इसकी बात करने के लिए अब हम अपने उस टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए हमने इसकी स्टार्टिंग की है। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई परमाणु है और ये परमाणु के बाहर की क्या है, कक्षाएं हैं। ये परमाणु के बाहर की क्या है, कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन परमाणु है जिसके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। और आपने अब क्या किया कि इस परमाणु को आपने कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से ऊष्मा दे दी। अभी इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ऊष्मा जो आपने परमाणु को दी थी वो ऊष्मा जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित कर ली। मतलब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अवशोषित कर ली। ठीक है, अब हमको पता है, जब हमने आपको बताया था कक्षाओं की बात करके बताई थी, एनर्जी लेवल बताया था, तो हमने बताया था पहली कक्षा में जो एनर्जी होगी वो 13.6 eV होगी, दूसरी कक्षा में जो एनर्जी होगी वो 3.4 eV होगी और तीसरी कक्षा में जो एनर्जी होगी वो 1.51 eV होगी। ठीक है, याद रहना चाहिए, धीरे धीरे आप याद करो इसे, क्योंकि बहुत जरूरी है, याद होना चाहिए। अब हमने क्या बताया कि मान लिया आपने जो कि इसको एनर्जी दी, वो एनर्जी इसके किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित कर ली गई। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद क्या होगा, अब अवशोषित करने के बाद वो उत्तेजित हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा और एक्साइटेड होकर वो अपनी कक्षा छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाएगा जिस लेवल तक, मतलब जिस ऊर्जा स्तर तक इसकी एनर्जी मिलती है। यानी यहाँ से उड़कर मान लिया ये इस कक्षा में आ गया, इस कक्षा में जो ऊर्जा थी वो 1 थी और इस कक्षा में आ गया तो ऊर्जा कितनी हो गई, E2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से जब ये 1 से E1 से E2 तक आ रहा है तो इस समय इसने ऊर्जा अवशोषित की होगी। तो इस समय अवशोषित कर ये इस कक्षा से इस कक्षा तक आया है तो इससे भी चमक उत्पन्न हुई होगी और जो इस प्रकार से चमक उत्पन्न होगी, यानी जो इस प्रकार से स्पेक्ट्रम उत्पन्न हो रहे हैं वो आपके किस प्रकार के हैं, अवशोषण के हैं। किस प्रकार के हैं, अवशोषण के हैं। ठीक है, लेकिन जब अब यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन कितनी देर रुकेगा, केवल 10⁻8 सेकंड तक रुकेगा और 10⁻8 सेकंड तक रुकने के बाद वो वापस अपनी पुरानी कक्षा में लौटेगा। तो अब यहाँ से ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए जो अपनी पुरानी कक्षा में लौट रहा होगा तो हो सकता है कि वो इस E2 से इस E' पर आ जाए, इस E' से इस E1 पर आ जाए। तो इस प्रकार से जब वो अलग अलग कक्षाओं में लौट रहा होगा तो इन अलग अलग कक्षाओं के एनर्जी लेवल्स अलग अलग है, तो इस प्रकार से इनसे अलग अलग तरंगें उत्पन्न होंगी, अलग अलग रंग की तरंगें उत्पन्न होंगी। कैसे अलग अलग रंग की तरंगें उत्पन्न होंगी, उसके अलावा एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देखो। ठीक है, हाँ, तो हम कह रहे थे एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लिया ये हमारा एक एटम है, कोई परमाणु है, इसके बाहर ये पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है। ठीक है, पहली कक्षा में एनर्जी हम बता चुके हैं 13.6 eV है। ठीक है, और दूसरी कक्षा में माइनस का 3.4 है। अब हमको एग्जाम्पल या क्वेश्चन किस तरह से देता है, कहता है हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए E2 कक्षा से E1 कक्षा में पहुंचता है, तब नंबर 1 उन कक्षाओं के ऊर्जा का अंतर, नंबर
की गणना करो। ये क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमने बताया था कि हमारे पास कुछ चीजें निश्चित हैं। अगर वो दूसरी कक्षा में है तो यानी N2 बराबर 2 है, और पहली कक्षा में तो N1 बराबर क्या है 1। इस दशा में अगर हम निकालेंगे तो E2 हमारे पास फिक्स होता है, E1 हमारे पास फिक्स है, कितना है -13.6 और E2 हमको पता है कितना है -3.4। पूछ रहा है ऊर्जा का अंतर क्या, तो भाई ऊर्जा का जो अंतर होगा डिफरेंस, वो डिफरेंस कितना आएगा डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू है -3.4 और -13.6, कितना बचता है भैया +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है ऊर्जा का अंतर किन दोनों कक्षाओं में, ये N1 बराबर 1 से N2 बराबर 2 पे जब आया, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और दी गई होगी, तब वो E1 एनर्जी है, पहले एनर्जी E1 थी, ये अब इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और दे दी, तो कहाँ पर पहुंच गया E2 पे। अब जब ये यहाँ पर पहुंच गया है तो अब ये क्या कोशिश करते हैं, सभी जो होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि उनके पास कम से कम ऊर्जा रहे, है ना, कम से कम नेगेटिव ऊर्जा रहे, मतलब कर्जा जो है उनके पास वो कम से कम रहे। तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है ना, अभी ये E1 पे है तो -13.6 है, E2 पे तो -3.4 है, कम कहाँ पर है, कम तो बेटा हमारे पास जो है वो कम से कम ये, ठीक है, यानी कम से कम जो ऊर्जा स्तर है वो ये है। तो ये जो है वो ऊंचे ऊर्जा स्तर से ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए कहाँ आएगा, अपने प्रारंभिक स्टेज में पहली कक्षा में आने की कोशिश करता है। अब जब ये पहली कक्षा में आ रहा होता है तो उस समय बेटा क्या होता है, जब यहाँ से लौट रहा होता है तो यहाँ से विकिरण, यानी विकिरण से ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा होता है, चमक से ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा होता है, और उस चमक को प्राप्त करने के लिए चाहिए होती है हमें पता चलती है उसकी तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य से हमें पता चलता है कौन सा कलर है। पढ़ा है ना 10th में वेवगियोर में हमने पढ़ा था VIB GYOR में सबकी अलग अलग तरंग दैर्घ्य दी गई थी कि इस कलर इतनी तरंग दैर्घ्य से इतनी तरंग दैर्घ्य तक जो होगा वो कौन सा कलर होने वाला है। तो हमने यहाँ पर जो ऊर्जा प्राप्त करी वो हमें मिल गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ये E2 से जब E1 पे आ रहा होगा तो ये उत्सर्जित कर रहा होगा। अब पूछ रहा है, मान लो कहता है कि उस समय उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तो उस समय उसकी तरंग दैर्घ्य प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे छोटा सा काम करोगे। काम ये करो कि आप तुरंत आ जाओ मोहन अंकल के पास और उनसे पूछो कि आपने जो हमको फॉर्मूला दिया था थर्ड लॉ में क्या हम उसका यूज कर सकते हैं। भाई देखो पूछो क्या है, हाँ थर्ड लॉ ऑफ बोहर के जो हमारे परमाणु मॉडल उसकी तृतीय परिकल्पना क्या थी, E2 माइनस E1 इक्वल hc अपॉन लैम्डा, यानी डेल्टा E इक्वल हमने बताया hc अपॉन लैम्डा, बट याद रहे अभी यहाँ पर जो है वो लैम्डा किसमें है, मीटर में है, अथवा करके हमने आपको एक और फॉर्मूला बता दिया था, डेल्टा E इज इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा, बट यहाँ से याद रहे कि ये जो लैम्डा है वो किसमें है, एंगस्ट्रॉम में है, और E जो है वो किसमें है, EV में है। तो यहाँ से आपको लैम्डा फाइंड करना है तो 12375 अपॉन डेल्टा E रख देंगे और ये वैल्यू आपको किसमें मिलने वाली है, एंगस्ट्रॉम में। बस याद रहे यहाँ पर E का मान आप किसमें रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अर्थात तब लैम्डा की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आएगी 12375 अपॉन 10.2 E, सॉरी एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करके आप इसको प्राप्त कर लोगे कि यहाँ से तब जो हमारे पास अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं, इन ऊर्जा स्तरों पे अगर हमें तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, अलग अलग ऊर्जा स्तरों की बात करनी तो क्या होती है। अच्छा कुछ बातें मैं आपको बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से देखना। अभी इलेक्ट्रॉन जब अपनी ग्राउंड स्टेज पर है, अपनी इस अवस्था में है, अपनी प्रारंभिक कक्षा में है, प्रारंभिक कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो ये जो अवस्था होगी वो उसकी कहलाएगी मूल अवस्था। क्या कहलाएगी, मूल अवस्था। पहली बात आपको बता रहे हैं क्या होती है मूल अवस्था, इलेक्ट्रॉन जिस प्रारंभिक कक्षा में चक्कर लगाता रहता है वो उसकी होती है मूल अवस्था होती है। ठीक है, अर्थात इसको अगर कहीं आप इस अवस्था में ना तो ये ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है कहीं से, ना ही उत्सर्जित कर रहा है, यानी ये अपनी जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी का यूज
E2 पे, तो E2 जो है वो E1 के वाले इलेक्ट्रॉन की क्या है, उत्तेजित अवस्था है। क्या है, उत्तेजित अवस्था है। अब इस उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए इसको जो एनर्जी दी गई हो गई वो हो गई उत्तेजन एनर्जी। कौन सी हो गई, उत्तेजन एनर्जी। और इस एनर्जी को देने के लिए हमने जो पोटेंशियल लगाया वो हो गया उत्तेजन विभव। क्या हो गया, उत्तेजन विभव। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। इसी बात पूछता है आयनन एवं आयनन ऊर्जा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, आयनन ऊर्जा क्या होती है। आयनन का मतलब होता है आयनित कर देना। आयनित कर देने का मतलब केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना या इलेक्ट्रॉन को डाल देना, है ना। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन अभी जो है पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है, अब हमें इसको आयनित करना है, यानी इस परमाणु को आयनित करना है। परमाणु को आयनित करने के लिए क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के हमेशा के लिए इससे बाहर कर दें। अब इससे बाहर कैसे करेंगे, यानी अभी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है कितनी ऊर्जा है, 13.6, लेकिन माइनस की। अगर इतनी ही हम इसको प्लस की एनर्जी दे तो ये कभी परमाणु में आएगा, नहीं आएगा, वो तो फ्री हो गया, आयनित हो गया। ठीक है, तो आयनित ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, यानी किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको लेकर वह इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु से हमेशा के लिए बाहर चला जाए, उसे हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। और तब हम लोग जो पोटेंशियल यानी जो विभव लगा रहे होते हैं वो होता है आपका आयनन विभव। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। ठीक है, तो आज आपको इतने बात बताई गई। अगली क्लास में आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया जाएगा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी इलेक्ट्रॉन किस कक्षा से किस कक्षा में डायरेक्ट आ रहा है। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो हम उसकी तरंगदैर्घ्य प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बना चुके हैं, बस उसका यूज करना हमें सीखना है, स्पेक्ट्रम के बारे में सीखना है। ठीक है, चलो बाय।